हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। पूछा जा रहा है हमसे कि जिस तरह 2809 53 से संबंधित है उसी तरह बताना है 1024 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारा करने का जो अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम ये देखते हैं कि जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं उसमें क्या संबंध बन रहा है, क्या लॉजिक लग करके एक दूसरे से रिलेटेड है। वही लॉजिक हम लोग क्वेश्चन मार्क और गिवन संख्या में लगा करके आंसर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो पेयर की संख्याएं हैं 2809 और 53 एक कैसे संबंधित हैं। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि 2809 से हम 53 ला सकते हैं, कैसे रिलेट है, या 53 से 2809 कैसे हो सकता है। यानी यहाँ पे वाइस वर्सा चलता है, रिलेशन हम कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी लॉजिक रिलेशन लगेगा 2809 और 53 में वही 1024 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि 2809 से 53 हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रही है। तो हम लोग क्या करें, अगर 2809 के डिजिट का सम कर देते हैं तो क्या 53 आएगा? नहीं आएगा। 8 2 10, 10 9 19 नहीं आ रहा है। ठीक है, और चलिए कोई नहीं, 19 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 दूना कितना होता है, 19 त्याई कितना होता है, 57, 57 आ गया। ठीक है, अगर 57 में से हम लोग 4 कर देंगे तो 53 आ जाएगा। उसी तरह ऐड कर लेते हैं, 4 2 6 1 7 आ गया, और 7 में जब 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21 आ गया, और 21 जब -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में 17 दिया नहीं है, यानी कि ऐसे हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2809 से 53 तो नहीं बन रहा है, तो कुछ ऐसा हम देख लेते हैं कि क्या 53 से 2809 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। अगर ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो 53 का अगर आप लोग स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 53 का अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो क्या बनता है, 2809 बनता है। ठीक है, क्या होता है, 2809 होता है। यानी हो क्या रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना उसका स्क्वायर करने पे पहली संख्या आ रही है। तो उसी तरह 1024 किस संख्या का स्क्वायर करने पे आता है, 1024 32 का स्क्वायर होता है। अगर 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 बनता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 32। एक बात आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा, पता है क्या, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बात हमेशा आप लोग को आना चाहिए कि 50 तक कम से कम आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 तक क्या, क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप लोग कम से कम समय में प्रश्नों को करना चाहते हैं और अपना कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है कि आप लोग को स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए एटलीस्ट, और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिए, ये ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। आज आप लोग इस चीज़ को तैयार कर ले, नहीं तो खुद ही से आप लोग रियलाइज़ कर लेंगे कि हाँ ज़रूरी था। क्योंकि इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आप लोग का स्क्वायर बहुत अच्छा होता तो 2809 को देखते ही आप समझ जाते कि ये 53 का स्क्वायर है। मान लीजिए मैं बोला 50 तक ये आपको स्क्वायर याद करना है, 53 का है, तो अगर आप लोग 1024 को देखते ना तो समझ जाते कि ये 32 का स्क्वायर है। तो आप लोग गेस करते कि 50 यानी 25, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 बनेगा, यानी 53 का स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट भी 9 है, इसका भी यूनिट डिजिट 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। जब भी आपको सीरीज का प्रश्न दे तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए क्वेश्चन को करने से पहले ये देखिए कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और दूसरी चीज़ की दो संख्याओं के बीच जो गैप और डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो सीरीज क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। 1 से 4 हो रहा है, 4 से 10 और 10 से 22, 22 से 46। ठीक है, और दो संख्याओं के बीच में अगर डिफरेंस को देखते हैं तो क्या हो रहा है, आपका कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, 20 प्लस डिफरेंस दिख रहा है। जो भी डिफरेंस हम लोग देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट में देखा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, तभी जा करके हमारा ये सीरीज एक दो पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या बन रही होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। 1 से 4 हो रहा है, 1 से 4 कैसे हो सकता है, अगर हम लोग 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लें और 2 ऐड कर दें तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 1 में 2 और 2 + 2 कितना, 4। उसी तरह 4 में हम लोग क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो गया, 2 ऐड कर दें तो कितना आ गया, 10 आ गया। सेम उसी तरह 10 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 दूना 20 और 20 में 2 ऐड कर देंगे तो 22 हो गया। सेम उसी तरह 22 × 2 कर लें और +2 कर लें तो 22 दूना 44 और 44 2 46। यानी हो क्या रहा है
कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करने पे और 2 ऐड करने पे क्या हो रहा है, दूसरी संख्या बन रही है। यही सेम प्रक्रिया चल रही है। तो 46 में भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 ऐड कर दें तो 46 दूना कितना होता है, 40 दूना 80, 92 हो गया। और 92 माइनस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 प्लस 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 94, और 94 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी तरह से संगत हैं और एक आकृति असंगत है। असंगत आकृति का चयन करें। एसएससी में एक प्रश्न पूछता ही है, कंफर्म होता है, बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन विषम से पूछता ही है, आपको 4 आकृतियां दे देगा और पूछेगा कि इसमें से एक क्या है, अलग है, 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहली आकृति दिया है जिसमें 4x है, दूसरी आकृति दिया है जिसमें 6x है, तीसरी आकृति दिया है जिसमें 9x है, और चौथी आकृति दिया है जिसमें 1 ही x है। अगर हम लोग केवल क्या करें, x को काउंट कर लें तो फर्स्ट में 4, सेकंड में 6, और थर्ड में 9, और फोर्थ में 1। तो ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है। तो हम, लेकिन 6 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहली और दूसरी और चौथी आकृति में x की नंबर ऑफ x क्या है, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं, लेकिन आकृति नंबर 2 में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारा आकृति नंबर 2 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आकृति नंबर 2 क्या होगा, विषम होगा। एक दूसरा तरीका और भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि विषम वाले में आप कई संबंध देख सकते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पता चल रहा है कि पहली वाली आकृति में क्या है कि आपका ऊपर वाली लाइन में भी 2x है और नीचे वाली लाइन में 2x है, यानी समान x है। ठीक है, और आपका तीसरी आकृति में देखेंगे तो पहली लाइन में भी क्या है, आपका 3x है, दूसरे में भी 3x है, और तीसरे में भी, यानी कि हर लाइन में सेम नंबर ऑफ क्या है, x है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो केवल x है एक लाइन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आपका दूसरी आकृति में एक लाइन में 3x है, एक लाइन में 2 है, और एक लाइन में x। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि इस तरह से आपका आकृति नंबर 2 भिन्न है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि फिलो का कोड BCDE हो तो XURO का कोड होगा। हमें बताना है कि क्या कोड होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से कोड किया जा रहा है, तो कैसे इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो एक काम आप करिए, जो फिलो दिया है ना, फिलो का प्लेस वैल्यू आप लोग देखिए क्या हो रहा है। प्लेस वैल्यू एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसलिए मैं प्लेस वैल्यू लिखने के लिए बोल रहा हूँ ना, कई दफ़ा क्या होता है ना, कई दफ़ा तो हमें दिख जाता है कि f का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 6 होता है, और b का कितना है 2, यानी -4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है। i का कितना होता है, 9 होता है, c का कितना होता है आपका 3 होता है, तो -6 हो रहा है। लेकिन लिख लेने से क्या होता है ना, समझाने के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखिएगा, थोड़ा अच्छा क्लियरिटी होता है। ठीक है, तो FILO का लिख लेते हैं, FILO। ध्यान से देखिएगा, f का 6 होता है, i का 9 होता है, l का 12 होता है, o का 15 होता है। ठीक है, और क्या नीचे दिया है, BCDE दिया है ना, BCDE। ध्यान से देखिएगा, b का कितना होता है 2, c का कितना होता है आपका 3, d का कितना होता है 4, e का कितना होता है 5। अब देखिए काम ध्यान से देखिए, अगर 6 है f का प्लेस वैल्यू, तो इसको b से कोड कैसे कर सकते हैं। अगर 6 को 3 से डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह 9 को अगर 3 से डिवाइड कर दें, मतलब i के प्लेस वैल्यू 9 को 3 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, यानी c आ रहा है। उसी तरह 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 यानी d आ रहा है। इसी तरह 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी हो क्या रहा है कि जो फिलो का आप जितने भी प्लेस वैल्यू दिए हैं अल्फ़ाबेट के, उनको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं, वो संख्याएं जिस अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू होते हैं वही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, XURO में कर लेते हैं। x का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24 होता है, u का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21 होता है, r का 18 होता है, और o का 15 होता है ना। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5। 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, h का। 7 किसका होता है, g का। 6 किसका होता है, तो f का। और 5 किसका होता है, तो e का। यानी कि हमारा HGFE किस ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि GHFE किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या बताना है। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ना तो अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो एक आप लोग काम करिए। अब कन्फ्यूज़न ये है कि हम कैसे इसको देखें, कि ऐसे सॉल्व करें, नीचे ऊपर से नीचे सॉल्व करें या लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें। ठीक है, हमें समस्या होता है। तो एक बात हमेशा आप लोग देखिए ना कि किधर बड़ी संख्याएं हैं, किधर बड़ी संख्याएं हैं, इधर बड़ी संख्याएं हैं, यानी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इधर भी बड़ी संख्या है तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम लोग बारी बारी से चेक करके देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करने पे एक क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हमें हमेशा बड़ी संख्या ही लाना होता है छोटी संख्याओं से। जैसे अगर इसमें बात कर देते हैं, ऐसे बात करें लेफ्ट टू राइट अगर बात करते हैं तो 4, 10, 25 है ना, तो 4 और 10 से हमें 25 लाना होता है। जनरली ऐसा होता है। कई दफ़ा क्या होता है कि पूरे का सम भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। कई दफ़ा इसका सम बराबर हुआ, इसका भी सम बराबर हुआ, इसका भी, तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि दो छोटी संख्याओं से हमें बड़ी संख्या लाना होता है। अगर हम ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे तो 4, 5, 6 से हमें 10 लाना होता है। ठीक है, तो करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से नीचे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4, 5, 6 से 10 कैसे बन सकता है। ठीक है, अगर हम लोग तीनों को ऐड कर दें, 4, 5, 6 को 4 + 5 + 6 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 5, 4, 9, 6, 15। 15 आ रहा है लेकिन यहाँ तो 10 दिया है। अगर -5 कर लें तो कितना आ जाएगा, -5 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर आ रहा है ना, बिल्कुल। इसी तरह 10, 11 और 12 को ऐड कर लेते हैं। 10 + 11 + 12 ऐड करेंगे तो 10, 11 कितना हो गया आपका, 21 हो गया, और 21, 12 कितना हो गया, 33। और 33 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, जो दिया है आपको। यानी ये क्लियर अप हो गया कि ऊपर की जो 3 संख्याएं हैं उनका सम करके -5 करने पे चौथी संख्या बन रही है। तो सेम चीज़ हम लोग 25, 26 और 27 को जोड़ करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, माइनस करके लाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने तो समझाने के लिए लिख करके आपको यहाँ पे बता दिया। आप लोग एग्जाम में ऐसे तो करेंगे नहीं। अभी देखिए, इसको जोड़ना है, 25, 26, 27 को जोड़ना है ना, और -5 करना है ना। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। 25 है, यहाँ 26 है, इसको भी 26 को भी 25 मान लीजिए, 27 को भी 25 मान लीजिए। तो 25 3 बार आ गया, तो 25 3 75 आ गया। ठीक है, और 26 के पास 1 छूटा था, 27 के पास 2, तो +3 ऐड कर दीजिए और -5 ऐड कर दीजिए, -5 कर दीजिए। ठीक है, तो 75 3 78, 78 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 73 बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 73। 73 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 49 विद्यार्थी की कक्षा में x का दर्जा 18वां है, उसका अंत से दर्जा क्या है। बिल्कुल ही फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और इसको करने का तरीका भी फिक्स होता है। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको करना क्या होता है, सिंपली टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 49, और x का दर्जा 18वां है प्रारंभ से, तो उसका अंत से बताना है। -18 करिए, +1 करिए। ठीक है, 49 में से 18 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 31, और 31 + 1 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 32। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 32 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल ही बेसिक बात होती है समझने वाली, लेकिन इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि करने का तरीका आपका यही है। ठीक है, अगर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं 32 ला रहा हूँ या फिर वो कैसे लिखा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में x का दर्जा यहाँ प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि उसका अंत से पूछा है ना, यहाँ प्रारंभ लिख लीजिएगा। प्रारंभ से 18वां है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि अगर 18 व्यक्ति इधर हैं, ठीक है, 17 व्यक्ति इधर हैं, 18वां यहाँ पे है x। ठीक है, 18वां यहाँ पे है ना। ओके, तो अब अंत से पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 18 यहाँ से निकल गए हैं, तो इधर तो 31 विद्यार्थी बचे हैं ना भैया, तभी तो इधर 18 होंगे तो 31 होंगे तो पूरे 49 होंगे। अब यहाँ तक तो 31 हैं, तो लास्ट जाएंगे तो 31 तक यहाँ आ गए। अब 32वां यही तो है ना x, तो टोटल उसका प्लेस लास्ट से क्या हो जाएगा, 32वां हो जाएगा उसका स्थान x का। यही कंसेप्ट लग रहा है, तो इसी चीज़ को डायरेक्ट किया जाता है। 49 - 18 + 1 करके सॉल्व किया जाता है।
एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक। जब भी आपको डाइस का प्रश्न मिले तो ये पूरा जो नौटंकी लिखा है ना, इसको कभी मत पढ़िए, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, ठीक है। ये भी सीखा करिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि हमें आंसर लाने से मतलब है ना। अब इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, 2-4 सेकंड हमारा जो ही बचे, तो आप लोग कभी मत पढ़िएगा डियर, कभी पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ डाइज आप लोग देखिए, डाइज आपने देखा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि पूछ क्या रहा है लास्ट, बिल्कुल उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले के फलक के विपरीत है, यानी एक के अपोजिट हमको बताना है, बस इतना ही हमको गेस कर लेना है, ठीक है। अब 2 डाइस दिया है और 2 डाइस में अब ये आप देखिए कि एक है एक के विपरीत पूछा है, तो 5 और 4 तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक के अगर एडजेसेंट में 5 है तो कभी विपरीत नहीं हो सकता। मैं हमेशा बताता हूँ ये कंसेप्ट होता है, एक के एडजेसेंट अगर 4 है तो कभी भी एक के विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 या तो 6 होगा, अब हम लोग फंस गए, कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम लोग क्या करें, अपोजिट निकाल लें। अपोजिट निकालने के लिए क्या होता है, आप दोनों डाइज में एक संख्या कॉमन देखिए, कौन सी संख्या कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो 4 से क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करिए और यहाँ से भी 4 से क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जब यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 1 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो बचे हैं उनका अपोजिट में नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो बाकी निकाल के हम क्या करेंगे, हम अपना ऑप्शन ट्रिक करेंगे, 1 के अपोजिट 2 पता चल गया और राइट करके निकल जाए। बाकी भी निकालना चाहते हैं अपोजिट तो कुछ नहीं होता है, 2 से आगे 2 के बाद क्या पड़ेगा, 3, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, तो बच गया क्या, 4 बच गया, तो 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, आपका 6 का। सिंपल सी बात होती है, लेकिन आगे का विपरीत हम लोग नहीं निकालेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा जब आंसर आ गया, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वह प्राप्त हो गया, तो बाकी वेस्ट ऑफ टाइम कुछ भी नहीं करना है विपरीत निकाल करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को सुनिए। जिस तरह आंख रतौंधी से संबंधित है उसी तरह बताना है दांत क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम प्रश्न फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे क्या दिए थे, वहां पे आपको सब नंबर दिए थे और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है, ठीक है। एक और तरह का इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट दे दे, ठीक है। तो 3 से 4 प्रकार का इस तरह का प्रश्न बनता है। कई दफ़ा क्या करेगा, आपको यहाँ अल्फाबेट दे देगा और या तो आपको नंबर दे देगा या तो आपको शब्द दे देगा, या तो कई दफ़ा शब्द, अल्फाबेट और आपका नंबर का मिक्सअप भी होता है। करने का सेम वही तरीका होता है, हमें ये देखना होता है कि जो 2 आपको शब्द दिए गए हैं उसमें एक दूसरे से 2 शब्द कैसे संबंधित हैं। जिस तरह से एक दूसरे से 2 शब्द संबंधित होते हैं ना, वैसे ही हम संबंध दांत और क्वेश्चन मार्क में लगा करके लाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, बायो पढ़ते होंगे और जीके की तैयारी अच्छे से करते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि रतौंधी जो बीमारी होती है ना, रतौंधी बीमारी होती है ना, वो कहाँ पे होती है, आँख में होती है। रतौंधी जो बीमारी होती है कहाँ पे होती है रतौंधी बीमारी एक है, होती है, किसको प्रभावित करती है, आँख को प्रभावित करती है, किसको, आँख को। उसी तरह दांत को प्रभावित करने वाला बीमारी इसमें से कौन सा है, मुंह है, नहीं है, खून है, नहीं है, गला है, नहीं है, पायरिया है। पायरिया नामक एक बीमारी दांत में होती है, क्या होती है, पायरिया नामक एक बीमारी दांत में होती है, यानी जो दांत को प्रभावित करती है, किसको करती है, दांत को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा पायरिया आएगा। जिस तरह रतौंधी रोग आंख को प्रभावित करता है, उसी तरह पायरिया रोग क्या करता है, दांत को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हमें बताना है कि कौन सा डायग्राम कागज, कॉपी और लेखन से बनाया जा सकता है। एक डायग्राम हमको ड्रा करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं। मैं तो सलाह देता हूं कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आप लोग ये देखिए कि क्या एक दूसरे से शब्द रिलेटेड है क्या। जैसे कागज कापी से संबंधित होता है क्या, हाँ, कुछ कागज कापी भी होते हैं। और कापी लेखन से संबंधित है क्या, हाँ, कापी पे हम लोग लिखते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ कापी लेखन के यूज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और कुछ कागज भी लेखन के लिए यूज किए जाते हैं, यानी एक दूसरे से शब्द रिलेटेड हैं। तो जब एक दूसरे से शब्द रिलेटेड हैं तो हमारा किस तरह का डायग्राम बन सकता है, पॉसिबल कैसा डायग्राम बन सकता है, हमारा ऑप्शन ए का डायग्राम बन सकता है। चलिए बना के बताते हैं।
एग्जाम में तो देखते ही मारिए, ऑप्शन शब्द देखिए मारिए, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप लोग अधिक से अधिक मॉक देंगे। सबसे पहले हम लोग कागज़ बना लेते हैं। कागज़ को मैं के से डिनोट करता हूँ। कुछ कागज़ क्या होते हैं, कॉपी भी होते हैं, सी से। और अब देखिए, ठीक है, क्योंकि कुछ कागज़ों के कॉपी भी बनते हैं, कुछ कागज़ ऐसे होते हैं जो पेपर के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ कागज़ ऐसे होते हैं जो और प्रकार के कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। तो लेकिन कुछ कागज़ ऐसे होते हैं ना कि जिनको कॉपी भी जिनसे बनती है। अब लेखन की बात कर लेते हैं, तो कुछ कॉपी लेखन में भी यूज किया जाता है, लिखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और कुछ कागज़ भी तो लेखन में यूज किया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, लेखन को मैं यल से डिनोट करता हूँ। तो कुछ इस तरह की हमारी आकृति बनेगी, और इस तरह की आकृति कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एसएससी में पूछता, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। इन क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द दिया है ना, इसके अल्फाबेट का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है, कि अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा जो ये शब्द दिया है ना नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको करने का सिंपल ये तरीका होता है कि आप लोग ऑप्शन पकड़िए और देखिए ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अल्फ़ाबेट दिए हैं, किस ऑप्शन में ऐसे अल्फ़ाबेट है जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ऑप्शन सी देखते हैं तो जाइंट से जी भी है, आई भी है, ए भी है, एन भी है, टी भी है, एस भी है, यानी सारे अल्फ़ाबेट जाइंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑरेंज को देख लेते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो हमें ई नहीं है, ई नहीं मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी का जो शब्द है ऑरेंज, हम ऑर्गेनाइजेशन के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि ई है ही नहीं ना। तो जब ई नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो हम ई का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं ना, कैसे बना पाएंगे। तो हमारा जो शब्द होगा नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कभी भी आप लोग ऑप्शन ए से बी से मत चेक करिएगा, आप लोग रेंडमली चेक करिएगा, ठीक है। रेंडमली मैंने चेक किया तो देखा ऑप्शन सी पकड़ा, ऑप्शन सी तो बन सकता था लेकिन ऑप्शन डी नहीं बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है आपसे, और कैलेंडर के प्रश्न अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। रेलवे में भी पूछा जाता है और एसएससी में भी एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। तो और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपका कैलेंडर जो होता है ना, कैलेंडर का जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है ना, ये वाला होता है कि पूछ देता है कि 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, या 26 जनवरी 1947 का कौन सा दिन रहा होगा। तो बहुत टफ क्वेश्चंस बनते हैं और उनके तरीके होते हैं करने का। अगर आपको प्रैक्टिस किए रहेंगे, उन तरीकों को समझे रहेंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ना आपसे कि 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो उसी साल 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग 26 जनवरी 2015 से और 2 अक्टूबर 2015 तक टोटल विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विषम दिन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जो जनवरी का महीना होता है ना, वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो जनवरी में कितना निकल चुका है, 26, तो कितना बचा है, 5 दिन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फरवरी की बात करें तो 2015 क्या है, लीप ईयर नहीं है, यानी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 का होगा। अब 28 का महीना, तो हम लोग 28 यहाँ डियर नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा। 28 को मन में ही 7 से डिवाइड करिए तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7 चौको 28, 0 लिखेंगे, क्योंकि विषम दिनों की संख्या फरवरी में 0 आ रहा है। मार्च की बात करें तो 31 दिन का होता है, इसको भी 7 से मन में डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे +3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +3 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मार्च हो गया। अप्रैल 30 का होता है, तो 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। मन में ही इसको करना है, समझाने के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ, 2 करेंगे। अप्रैल आ गया। मई की बात करें तो 31 का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जून की बात करें तो 30 का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। जुलाई की बात करें 31 का होता है, तो डिवाइड 7 से करेंगे तो 3 होगा। अगस्त की बात करें तो 31 का होता है, तो 3 आएगा। सितंबर की बात करें तो 30 का होता है, तो 2 आएगा। और अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को पूछा है, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, 5 3 8 2 10 3 13 2 15 और 15 3 18 3 21 और 21 4 कितना हो गया, 25। टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 25 आ गए। अब इस 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो अब सोमवार में हम लोग जब 4 ऐड कर देंगे, सोमवार +4 बराबर क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बेफे, शुक्रवार, यानी क्या आ जाएगा, फ्राइडे, शुक्रवार आ जाएगा हमारा
2 अक्टूबर 2015 को शुक्रवार के इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए आप लोग रट लीजिएगा एक बात, जो आपको अगर पता ना हो तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा कि जनवरी जो होता है कितने दिनों का होता है, फरवरी कितने दिनों का होता है, मार्च कितने दिनों का होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और याद करने का मेन तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर जनवरी, ध्यान से समझिएगा, जनवरी 31 का होता है ना, तो फरवरी क्या होगा, किसका होगा? 28 या 29 का होगा। जब लिप रहेगा तो 29 का, नहीं तो नॉर्मल 28 का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। मार्च देखिए, मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल 30, अब मई क्या आएगा? 31। यानी होता क्या है ना कि अगर देखिए मई 31 का है ना, तो अप्रैल 30 का होगा, पुनः 31 का आएगा, अब पुनः जून क्या आएगा? आपका 30 का आएगा, और पुनः जुलाई कितने का आएगा? 31 का आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो अगस्त भी होता है ना, वो भी कितने का होता है? 31 का होता है। यहीं पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जुलाई और अगस्त 31 का होता है, नहीं तो अप्रैल 30 तो मई 31 ऐसे होता है। इसको याद ही आप लोग रखिएगा। और ठीक है, आप लोग याद रखिएगा पूरा, क्योंकि ज़रूरी होता है। अगर आप कैलेंडर के प्रश्नों को करने और ये बात पता नहीं है तो बहुत यूजफुल होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है, और सिलॉक्स के प्रश्नों को करने का अप्रोच हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट जो कथन दिया है उससे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना करके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं। स्टेटमेंट से, कथन से क्या दिया गया है? दिए हैं कि सभी बकरियां गाय हैं। क्या बोले गए हैं? बोले हैं। इसको करने का एक और तरीका होता है 150, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर एसएससी और रेलवे की तैयारी आप लोग करते हैं तो इतने बकचोदियों के चक्कर में आप लोग पड़े, इतना नहीं करना है। सिंपल डायग्राम बना करके आप कर सकते हैं। देखिए जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है वहीं पर दिमाग लगाइए, इधर उधर की ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो 25-50 से भी करेगा, 50-100 से करेगा, उससे आप कम समय में आसानी से इससे डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आप गेन कर लेंगे तो डायग्राम आप क्या करेंगे? डायग्राम हाफ बना करके, यानी डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, आप इसको आंसर करके निकल जाएंगे। ठीक है, एनालाइज करके निकल जाएंगे। आपको दिखेगा कि सभी बकरियां गाय हैं, सभी गाय जानवर हैं, तो बकरियां होंगी कि नहीं होंगी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन समझने के लिए और इनिशियल में सीखने के लिए आप लोग डायग्राम से इसको करिए। ओके, सभी बकरियां गाय हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बी से बकरी, बी से बकरी, सभी बकरियां क्या हैं? गाय हैं। जी से सी से कर लेते हैं, सी से काऊ, सभी बकरियां गाय हैं। ठीक है, और बोला है कि सभी गाय क्या हैं? सभी गाय जानवर हैं, सभी काऊ जानवर यानी एनिमल है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बना लिया। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि इस डायग्राम से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। पहला बोले हैं कि सभी बकरियां जानवर हैं। सभी जो ये बकरियां हैं क्या जानवर हैं? सभी बकरियां जानवर है। बिल्कुल बात सही कह रहा है भाई, सभी बकरियां जानवर हैं, एनिमल के अंदर ही तो है ना, तो सभी बकरियां जानवर हैं, यानी फर्स्ट निष्कर्ष सही है। दूसरा बोल रहे हैं कि सभी जानवर बकरियां हैं। बोले हैं कि सभी जो एनिमल हैं बकरियां हैं। नहीं है भाई, कैसे हैं? एनिमल बड़ा वाला सर्कल है, तो सभी जो जानवर हैं वो बकरियां कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो एक गलत आपका हो जाएगा। देखिए पहले जो निष्कर्ष है ना उसी का सेम उल्टा पूछ रहे हैं, तो भाई एक ही तो पॉसिबल हो सकता है ना। मैं बोलूँ खाना खाए हो तो यार या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अब दोनों कैसे हो सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हम खाए होंगे या तो नहीं खाए होंगे। अब सभी बकरियां जानवर हैं और सभी जानवर बकरियां हैं, वाह दोनों कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक ही तो होगा ना। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।